हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर एयरफोर्स अग्निवीर एक्स वाई ग्रुप के लिए, अगर आप लोग वाई ग्रुप की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके में ये रागा सेक्शन आएगा, और एक्स वाई बोथ की कर रहे हो तो भी आपके में रागा सेक्शन आएगा। तो इसकी हम यहाँ पर आज महा प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट और कर चुके हैं, उनको बता दूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उनको पता चल गया है कि हम लोग इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक रिक्वेस्ट और है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जो मैं इससे संबंधित वीडियो अपलोड करूँगा तो सारी की सारी आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा ना देरी करते हुए। तो देखिए, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपने जीके के क्वेश्चन से। जीके आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में, ऐसा ही आपके एक्स वाई बोथ में भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके रागा सेक्शन में जीके के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए, एक रिक्वेस्ट और है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें, और अंत के वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 ने चूक या हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। तो जो हड़प नीति का सिद्धांत है वो किसने लागू किया था, तो ये हम देखेंगे। तो जो हड़प नीति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हड़प नीति किसने शुरू की थी, हड़प नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके द्वारा हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चली थी पहली ट्रेन। अब ये कब चली थी, तो ये चली थी 1853 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो 1853 में चली थी। कब चली थी, तो 1853 में, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो जो मुंबई है आपकी, मुंबई से कहाँ पे चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, थाने तक, मुंबई से थाने तक हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी संबंधित मैंने आपको ये डिटेल्स बता दी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने अब अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशन किसने किया था। जो भारत में पहली फिल्म आई थी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म, तो जो उसका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसने किया था, डायरेक्टर कौन थे इसके, दादा साहेब फाल्के। अब दादा साहेब फाल्के आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, तो दादा साहेब फाल्के एक अवार्ड भी दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कहाँ से, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी वर्तमान में मिल चुके हैं, जो कि इसमें किसे किसे मिला है, तो इसमें एक मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और मिला है एक किसे मिला है, तो एक मिला है फिल्म ऑफ द ईयर। तो फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है तो वो मिला है पुष्पा द राइज फिल्म को। पुष्पा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी बिल्कुल। तो पुष्पा जो द राइज फिल्म है, पुष्पा द राइज, तो बेस्ट जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म तो नहीं बोल सकते लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज को। देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पुष्पा द राइज फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट जो फिल्म ऑफ द ईयर है वो कौन सी है, तो पुष्पा द राइज आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है अपने, एक तो किसे मिला है, शेरशाह मूवी के लिए, जो अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, शेरशाह मूवी के लिए। ठीक है, शेरशाह। और एक मिला है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को किस मूवी के लिए मिला है, तो फिल्म जो 83 है उनकी, फिल्म 83, इसके लिए इन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं कि जॉर्डन दिनार इनमें से किस देश की मुद्रा है। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, बिल्कुल आप लोग मान के चलें मुद्रा वाला। तो आपसे किसी देश की करेंसी पूछी जाएगी कि कौन सी करेंसी किस देश की है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जॉर्डन दिनार जो है ना वो किस देश की करेंसी है। तो यहाँ पे जॉर्डन ही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जॉर्डन और जॉर्डन इसमें इन्होंने सरल पूछ लिया था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है तो इससे संबंधित ही हम देख रहे हैं। अब लेकिन हमें क्या करना है, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी करेंसी याद रखनी है, और उनकी राजधानी, क्योंकि राजधानी भी हमसे पूछ सकता है और हमसे करेंसी भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए, जो अपना चीन है, चीन की राजधानी तो हमें पता है सभी को,
चीन की क्या राजधानी है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की अगर बात करें मुद्रा की, करेंसी की बात करें, तो जो चीन की करेंसी है वो है रेमनबी, रेमनबी। ठीक है, और उसके बाद देखिए इज़राइल और यहाँ पे जॉर्डन, जॉर्डन की मैंने बता दिया है, जॉर्डन की राजधानी और बताना बाकी रह गया है। तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अमान। ठीक है, जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अमान। और जॉर्डन की मुद्रा क्या है? जॉर्डन दीनार। चीन की बात कर ली है हमने, चीन की राजधानी बीजिंग, और चीन के जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? रेमनबी। अब हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल की राजधानी क्या है? तो इज़राइल की राजधानी है यरूशलम, यरूशलम। ठीक है, और उसके बाद इज़राइल की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? इज़राइली सेकेल। ठीक है, सेकेल आप लोग याद रखें, सेकेल, इज़राइली सेकेल। इज़राइल तो उसका नाम हो जाएगा और सेकेल इसका मुद्रा हो जाएगी। तो इज़राइली सेकेल यहाँ पे जो हमें मुद्रा चलती है। उसके बाद देखिए जो अपनी जो कोरिया है, तो कोरिया में कौन सी मुद्रा चलती है और कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है क्या? सियोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और उसके बाद अगर मुद्रा पूछी जाए आपसे तो इसकी मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन, दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, वॉन। तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स से संबंधित है? ये आपका जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल आप लोग मान के चलें एग्जाम के पैटर्न पर आधारित चल रहा है और बिल्कुल एग्जाम के लेवल का चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है जो जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स हैं इनका संबंध कहाँ से, किस देश के रहने वाले हैं? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बोल रहे हैं कि पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, कब मनाया जाता है? तो एक दिन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, या फिर ये आपको दिवस दे दिया जाएगा और आपसे उसकी तारीख पूछ ली जाएगी कि कौन सा दिन इस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आप सभी को अगर नहीं पता है तो याद कर लेना, जो है ना 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 जनवरी भी है। तो 24 जनवरी क्या मनाते हैं? तो 24 जनवरी को हो गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, बालिका दिवस, बालिका दिवस। और कई सारे क्वेश्चंस जो हैं दिन से आ सकते हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको डेज बता देता हूं, तो उनको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, एक तो देखिए 9 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हो? तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 24 जनवरी को मैंने बता दिया है, उसके बाद 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो अपना गणतंत्र दिवस इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हुआ था अपना संविधान लागू, लेकिन हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन इसलिए इस वजह से क्या करते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक है, आज कोई लड़का कमेंट कर रहा था कि संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, तो ये गलत है। संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन जो संविधान अपना लागू हुआ था तो उस दिन को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को जो अपना संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, जबकि हमारा संविधान बनके तब तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डेज थोड़े और बता देता हूं मैं, जैसे आप याद करना, एक 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल। ठीक है, APRIL। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास है और इसमें बोल रहे हैं कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो उन्होंने 2020 के समथिंग स्टार्ट किया था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो ये इसका आंसर क्या था? दिल्ली था इसका आंसर। तो जो है ना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल्ली में एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसका मेनली क्या उद्देश्य था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अनुसंधान को, प्रशिक्षण को और अनुसंधान को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना था उसका मेनली उद्देश्य, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो दिल्ली की वर्तमान में अगर बात करें हम, दिल्ली के CM तो आप सभी को पता है, लेकिन उपराज्यपाल पूछे जाते हैं हमसे, तो दिल्ली के हमें उपराज्यपाल पता होने चाहिए। ठीक है,
तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चेन्नई और हैदराबाद और सूरत, देखिए सूरत से हमें एक चीज़ याद आनी चाहिए, सूरत है हमारा ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे। और हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? हम सारी की सारी डिटेल्स को ले लेंगे तो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा हमारा। तो हैदराबाद हमारा मूसी नदी के किनारे पे है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे से बोल रहे हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किस किसके बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी मेनली ये पूछा गया, लेकिन हम तो सारी की सारी डिटेल्स को देखते हैं कि किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई थी? जो अकबर थे अपने, अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो जो दूसरी लड़ाई है वो अपनी हुई थी 5 नवंबर को, 5 नवंबर 1956। कई बार आपसे तारीख भी पूछ लेता है, लेकिन आप लोग याद रखें कि 5 नवंबर 1956। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई तो हो गई है। उसके बाद हमसे ये भी पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, या फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई है, मतलब पानीपत का जो पहला युद्ध है, तो वो पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में। जो किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुग़ल वंश की स्थापना आपके बाबर ने की थी, बाबर ने। ठीक है, 1526 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, उसके बाद एक और युद्ध लड़ा था इन्होंने 1527 में। बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे अपने भारत में। तो कौन से थे? तो एक था अपना पानीपत का पहला युद्ध, उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध हो गया। फिर 1526 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, पानीपत का पहला युद्ध। फिर उसके बाद एक 1527 में लड़ा था, 1527 में। ठीक है, 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? तो 1527 में जो है ना, खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, खानवा। आप लोग ये भी देख लेना कि किस किस के बीच में हुआ था। तो बाबर तो थे मेनली, और जो अपोजिट साइड में था वो कौन था, ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद अगर 1528 की बात करें, तो 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1526 में कौन सा युद्ध? पानीपत का। 1527 में खानवा का। 1528 में चंदेरी का। और 1529 में कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था। ठीक है, घाघरा। और जो 1530 में इनकी हो गई थी मृत्यु, बाबर की। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। अब यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं अपने मैथ के सेक्शंस की ओर, जिसमें मैथ का सेक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करते जाइए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसका एनालिसिस करेंगे और सारी की सारी डिटेल्स को अपने देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 38। यहाँ पे हमें क्या करना है? बोर्ड मास नियम लगाना है और कुछ नहीं। तो 38 + 6 × 0.55 - 2.8 × 5, ये चीज़ हमें दी गई है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है बोर्ड मास के तरीके से। सबसे पहले तो होता है डिवाइड, फिर उसके बाद क्या होता है, डिवाइड के बाद जैसे हमने देखा, तो डिवाइड के बाद हम देखते हैं क्या होता है, मेनली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका और इनका। तो जब इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे जब 38 प्लस, यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 3.3। ठीक है, 3.3 मल्टीप्लाई आएगा। उसके बाद अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई आएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 38 और 3.3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41.3। और 41.3 में से 14.0 घटा सकते हैं अपन। तो 14.0 जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 2। तो मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया? 27.3। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से बोल सकते हो इसको। नहीं, रेशियो तो हमें यहाँ पे दिया गया है रेशियो, लेकिन हमें यहाँ पे औसत आयु दी गई है, यानी कि एवरेज चैप्टर से है। ठीक है,
एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है हमें, और इसमें बोल रहे हैं कि एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 46 वर्ष है, तो उनकी आयु का अनुपात कितना है, 16:7 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले तो इनका योग, जैसे इनका और इनका योग कैसे निकालते हैं, जब औसत हमें दिया जाता है और जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम योग निकाल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास 46 है, तो 46 प्रत्येक की होगी ना, 46 × 2 कर देंगे तो दोनों लोगों की जो आयु है उनका योग आ जाएगा। तो 40 दूनी कितना होगा, 9, 6 दूनी 12 और 8, 4 दूनी 8 और 1 9, तो मतलब 92 हो जाएगा, या फिर ऐसा ही रहने दो आप लोग। और हमसे क्या कह रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है, आयु का अनुपात है 16:7, तो इनका योग कितना होगा, तो इनका योग हुआ 23x। 23x हमने किस लिए माना, तो x रेशियो में x मान सकते हैं हम। अब 23 दूनी 46 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x का मान कितना निकल के आया, तो x का मान 4 निकल के आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गुणा कर लेते तो हमें थोड़ा काटने में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती, लेकिन हमने गुणा नहीं किया तो हमें आसानी हो गई काटने में। ठीक है, अब x का मान आ गया 7, और हमसे क्या कह रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात, तो पुत्र की आयु निकालनी है हमें। पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7x था, तो 7x, x का मान 4 रख देंगे, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। तो पुत्र की जो एज है वो आ जाएगी 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा परसेंटेज चैप्टर से है, तो इसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, का मतलब है गुणा, तो 72 गुणा का कितना परसेंट, 18 है, तो मतलब मान के चलो x% 18 है, 72 का x% 18 है, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 यहाँ से 18 चौके 72। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो गया, 100। उसके बाद x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ जाएगा 25, यानी कि 25। तो इसका आंसर हो गया 25, यानी कि ये मतलब 72 का 25% कितना है, 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, और इसमें क्या कह रहे हैं उसको भी देखते हैं कि जब एक संख्या में 38 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 119% हो जाती है, तो आपको संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग संख्या मान सकते हो x, तो संख्या जैसे हमने मान ली x, तो x में जब कितने की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब x में 38 जोड़ रहे हैं, तो वो कितनी हो रही है, स्वयं की, यानी कि x की कितनी परसेंट, 119% हो जाती है। ठीक है, परसेंट को हमने हटाया तो बटे में 100 आया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसको बस सॉल्व करेंगे। जब एक संख्या में हमने 38 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई, x की, यानी कि स्वयं की 119% हो गई। तो देखिए x यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 38 बराबर कितना हो जाएगा, 100, x को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, तो 119/100 - 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 19x/100 बराबर कितना है, 38। तो 38 तो जब चला जाएगा 19 से 2 बार, तो x का मान आ जाएगा 200। तो x का मान 200 आ गया, 200 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। तो अब देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि x/y का रेशियो हमें यहाँ पे दिया गया है 5:4, तो हमें इसका मान निकालना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, x और y का मान रख देंगे। तो x का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 रख दिया हमने। उसके बाद 4 × 3 तो 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 5 फिर से करेंगे तो 5 तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 5 × 4 करेंगे तो 20, तो 12 और 5 17 हो जाएगा, और 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। तो 17:35 इसका आंसर आ जाएगा। तो 17:35 ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि 10, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात है वो ज्ञात करें। तो अनुपात क्या निकालने की, बस एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, हो गया काम। तो 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। और इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन है 5, तो इसका वही आ जाएगा एचसीएफ 5। तो जैसे ही एचसीएफ 5 आया और एलसीएम कितना है, तो बस इसका रेशियो निकाल देंगे, तो 60/5 यानी कि 12:1, यानी कि 12:1 आ गया। तो 12:1 ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और इसमें बोल रहे हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल के, ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से मेनली, और वर्ग के क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल के जो वर्ग का क्षेत्रफल है अपना, जो अपना स्क्वायर का एरिया है वो किसके एरिया के बराबर है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल
आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी यदि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, आयत की जैसे हमारा क्या बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमसे क्या कह रहे हैं, यदि तो वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि वर्ग की भुजा का स्क्वायर क्या होगा जब लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई है इसकी x और चौड़ाई कितनी है इसकी y। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये इसके, तो ए का मान कितना आ जाएगा रूट के अंदर x और y। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिख रहा है रूट एक्स वाई, तो रूट जो एक्स वाई है ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे पहले हमसे इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि साइन 2a बराबर कॉस ए माइनस 18 डिग्री है तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉस बना सकते हैं या फिर कॉस को साइन बना सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, साइन को क्या लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा 2a। ठीक है, और उसके बाद कॉस a माइनस बी, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री। तो बस इसको हमें क्या करना है, कॉस से कॉस कट गया, अब ये हमारा इसके बराबर हो गया, मतलब 90 माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18 डिग्री। तो a अपना इधर चला जाएगा और 18 अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, तो a अपना इधर चला गया और 18 अपना उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा देखते हैं बस इसको सॉल्व करके। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आएगी कि जैसे हमारा 90 था उसमें हमारा 18 ऐड हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन रही थी पहले उसको देखते हैं कि इक्वेशन इस प्रकार से थी, 90 माइनस 2a बराबर किसका था, तो बराबर था अपना a माइनस 18 के। ठीक है, अब a अपना इधर ले लो या फिर इसको इधर ले लो तो 3a हो जाएगा। ठीक है, मेनली 3a हो जाएगा, और उसके बाद 18 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 8 यहाँ पे और 10 1, तो 108 हो गया। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करें तो 3 त्रिक के 9, 3 छिंग 18, तो a का मान यहाँ पे आ गया 36 डिग्री। तो a का मान 36 डिग्री है, यानी कि हमसे यही पूछ रहा है कि a का मान कितना है, तो a का मान हो जाएगा 36 डिग्री इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हो चुके हैं हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे। अब हम देखेंगे अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो देखिए रीजनिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए। इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे जो संबंध दिया गया है, 3 चीज़ें दी जाएंगी आपको यहाँ पर, और उसके बीच में हमें संबंध निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुक्र और अरुण और ग्रह। देखिए अगर आप लोग ग्रह की बात करें, जैसे आप लोग ग्रह की बात करें तो ग्रह के अंदर ही दोनों चीज़ें आती हैं, शुक्र ग्रह और जो अपना कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, तो ग्रह के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, शुक्र और अरुण। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिशा और दूरी चैप्टर से है, जो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनाता है, आप लोग मान के चलें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 विमान एक ही हवाई पट्टी से उड़ान भरते हैं। विमान पी पश्चिम में 15 मीटर उड़ता है और फिर विमान बाएं और मुड़ जाता है। उसके बाद 22 मील चलता है। सबसे पहले तो देखिए हम एक पॉइंट बना लेते हैं, हवाई पट्टी बना लेते हैं। तो जैसे आपका ये पॉइंट है, उससे क्या कर रहे हैं, जो विमान पी है वो 15 मीटर पश्चिम में चलता है, तो 15 मीटर पश्चिम में इधर हो जाएगा इस साइड, यहाँ पे 15 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये बाएं मुड़ा है, बाएं, तो बाएं मुड़ के 22 मीटर चला है, यहाँ पे 22 मीटर लिख लो। ठीक है, ये कौन सा है, विमान यहाँ पे है और उतर जाता है। उसी बीच क्या होता है, विमान क्यू दक्षिण की ओर, मतलब विमान क्यू दक्षिण में 7 मील चलता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये अपना 22 है टोटल, और विमान यहाँ से क्यू स्टार्ट करता है और 7 मील इधर चला, तो यहाँ तक मान सकते हो आप लोग 7 मील, तो यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, पूर्व की ओर 11 मील चलता है, तो पूर्व में यहाँ पे आप लोग 11 मान लो, इधर इतना हो गया 11। यहाँ पे कौन आ गया, विमान क्यू पूर्व की ओर 11 मीटर चलता है और अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ पे फिर से, और कितना मीटर चलता है, 22। तो 7 ये था, 22 ये था, तो कितना हो गया टोटल, हो गया अपने पास कितना, फिर से हो गया ये 15 जोड़ दिया तो इसमें 22 के बराबर हो गया। मतलब ये चीज़ यहाँ पे एक दूसरे के समान हो गई, मतलब बराबर हो गई। अब हमसे क्या कह रहे हैं, तो ज़मीन पर उतर जाता है। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि विमान पी के संदर्भ में क्यू का स्थान बताइए। तो विमान पी के संदर्भ में क्यू का स्थान, विमान पी है ना जो क्यू के पश्चिम में है, और जो अपना क्यू है, अब देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस भी नाप सकते हैं। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 और 7 हो जाएगी। 15 और 7 कितनी है यहाँ पर, तो 15 और 7 हो जाएगी अपनी कितनी, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद 15 प्लस ये 11, ये वाली 11 है, ये वाली 11, 7 नहीं होगी 11 होगी। 15 और 11 26 मील है,
तो 26 मील, दो ऑप्शन हमारे वैसे चले गए। और कौन सी दिशा है, तो विमान पी क्यू के किस दिशा में है, तो क्यू जो है ना विमान पी के संदर्भ में अपनी पूर्व दिशा में है, तो 26 मील पूर्व। इसका आंसर क्या होगा, 26 मील पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 5 सितंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 5 सितंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो मात्र आप लोग इसको कुछ सेकंड्स में कर सकते हो। और ऑड डेज का कॉन्सेप्ट से, ऑड डेज अगर आपको नहीं पता है तो ऑड डेज में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ मान लो, आपका सप्ताह होता है 7 दिन का, आपका एक वीक 7 दिन का होता है। उसमें आप ऑड डेज कैसे निकाल सकते हो, जैसे आपको 15 दिन दिए गए हैं, उसमें आपने 7 से भाग दिया, जो एक अपना रिमाइंडर बचा है वो अपना ऑड डेज होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमसे देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं, 5 सितंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम कैसे काउंट करेंगे इसको, जो आज की तारीख है हमें, तो आज की तारीख से हम इसको काउंट करें। तो आज क्या तारीख है, तो आज जैसे 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई 2022 आज कौन सा दिन है, तो आज आप सभी को पता है कि सोमवार है अपना। इस दिन से हम लोग काउंट कर लेंगे इसको। ठीक है, सोमवार। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 5 सितंबर 1896, तो इसमें हमें कौन सा दिन है ये निकालना है। सबसे पहले तो हम इसमें ईयर काउंट करते हैं कि टोटल कितने ईयर हो गए हैं। तो इसमें टोटल जब ईयर करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 1896 से लेकर के 2022 तक टोटल ईयर कितने हुए हैं, 126 ईयर हो गए हैं टोटल। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास लीप ईयर कितने आए हैं, तो लीप ईयर की संख्या आएगी टोटल कितनी, 24 और 1 25 और 5 30। तो लीप ईयर टोटल आएंगे 30 हमारे पास। आप लोग इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये अलग हो जाएगी, बीच में लगा देंगे हम प्लस या माइनस कुछ भी, जो कैसे चलेगा जी। यहाँ से हम जैसे हम कोई बड़ी संख्या दी गई है हमें और उससे पीछे की संख्या चल रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, लेकिन पहले इसको ऐड करके तब लगाएंगे माइनस। ठीक है, और उसके ऑड डेज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 18 और 5, तो 18 जुलाई के बाद जुलाई में कितने दिन बचे हैं, तो जुलाई में बचे हैं, जैसे जुलाई होती है आपकी 31 की, तो 18 जुलाई के बाद बचे हैं उसमें 13 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना जून, जुलाई आया, फिर अगस्त आया, अगस्त में 31 दिन होते हैं। और 31 दिन में मैंने अभी आपको ऑड डेज बताया था कि 31 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। आप लोग 7 से भाग दे के चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कितनी तारीख दी गई है, हमें केवल 5 सितंबर दिया गया, इसको और कर लेंगे 5 सितंबर को। ठीक है, जैसे आप लोग मंथ में आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, मंथ में आगे बढ़ रहे हो क्योंकि यहाँ से जुलाई से आप लोग सितंबर की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप लोग ईयर में क्या है पीछे घट रहे हो, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो बस इसके ऑड डेज निकाल लेंगे। तो इसके और इसके ऑड डेज कैसे निकलेंगे, तो 13 6 13 और 3 16 और 5 21, तो 21/7 कितना होगा, 0 होगा। और इधर हम ऑड डेज अगर निकालें तो 126 और 30 कितना होगा, 126 और 30 हो जाएगा अपने पास 156। इसमें जब ऑड डेज निकालते हैं तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी कि 2 ऑड डेज शेष बचे हैं। लेकिन अब 2 ऑड डेज प्लस के हैं कि माइनस के, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। जैसे हम ईयर में माइनस में जा रहे हैं, ईयर में पिछले वर्ष का निकाल रहे हैं ना 1896 का, तो इसमें माइनस करेंगे 2 का। तो अब ये हमारे पास टोटल बच के आया 0 - 2, यानी कि 2 माइनस करना पड़ेगा हमें आज के दिन में। तो आज हमारे पास जैसे है सोमवार, इसमें 2 अगर हम घटा दें 2, इसमें से सोमवार में से हमने 2 घटा दिया, तो कितना बचेगा, सोमवार रविवार शनिवार। तो शनिवार हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि जो 5 सितंबर 1896 को कौन सा दिन था, तो शनिवार था इसका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो एक बार इसको फिर से देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने। इसमें बोल रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद कितना है 159। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें अच्छा मेथड रहता है इसको सॉल्व करने का, डिफरेंस मेथड। तो हम डिफरेंस मेथड लेते चलते हैं और उसको सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जब हमने इसमें डिफरेंस देखा तो यहाँ पे डिफरेंस निकला 5 का, और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे जब 34 में से 9 घटाएंगे तो 5 और 2 25 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे जब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 5 में से 3 गया तो 2, 125। बस हमें दिख गया कि डिफरेंस क्या लगा रहे हैं। तो सबसे पहले 5 पे घात 1 का डिफरेंस है, उसके बाद 5 पे घात 2, 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 का क्यूब। अब डिफरेंस क्या होगा 5 पे घात 4। ठीक है,
तो 5 पे घात 4 क्या होती है 625। तो 625 का डिफरेंस आना चाहिए 625, मतलब 625 को हमें 159 में ऐड करना पड़ेगा। तो 159 प्लस 625 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 8 9 और 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 की 4 हासिल लगी 1, और यहाँ पे 5 2 7 और 1 8, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 6 और 1 7। तो 784 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी सीरीज़ दी गई है लेकिन हमें इसमें गलत पद बताना है, रॉन्ग जो है अपना सीरीज़ में बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से। तो देखिए सबसे पहले हमें ये सीरीज़ दी गई है, इसको पहले हम क्या करते हैं नोट करना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए 5 10 23, फिर उसके बाद 26, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद 50 50 50, ठीक है। अब इसमें हमने बताया कि डिफरेंस मेथड बहुत बढ़िया मेथड रहता है, तो डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो देखिए हमने डिफरेंस जब इसमें निकाला तो इसमें डिफरेंस 5 का है, इसमें कितने का डिफरेंस दे दिया इन्होंने, तो इन्होंने दे दिया इसमें 13 का डिफरेंस। और इसमें अगर देखा हमने तो यहाँ पे देखा कि डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 3 का खाली, और यहाँ पे जब डिफरेंस देखा तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 26 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जब डिफरेंस देखा तो 13 का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ समझ में आ रही है, किससे समझ में आ रही है 3 चीज़ों से समझ में आ रही है, 1 2 3। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। मतलब ये हमारे जो है ना विषम संख्याएं चल रही हैं, विषम का अंतर चल रहा है, ऑड का अंतर चल रहा है। यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा कितने का होना चाहिए था 7 का होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 5 के बाद 7 आना चाहिए था। तो 7 जब इसमें ऐड किया जाता तो कितना होता 17 होता, ना कि 23। तो 17 के बाद अगर हम इसमें कितना 7 के बाद 9 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, तो तभी तो आएगा 26। तो मतलब जो हमारी 23 है उसकी ही वजह से हमारा 26 वाला यहाँ पे जब हमने डिफरेंस निकाला था तो वो भी गलत हो गया। तो मतलब जो इसमें गलत पद हो गया है वो हो गया है 23। तो 23 इसका गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यदि r बराबर 9 है तो फिश बराबर क्या हो, फिश बराबर 6 है। तो आपको ड्रीम का मतलब बताना है, ड्रीम को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए r का मान होता है हमारा 18, और 18 में 1 + 6 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 9। और उसके बाद अगर हम फिश को देखें तो FISH, जब इसको देखा हमने कि ये आया हमारा 6 पे, ये आया हमारा 9 पे, ये आया 19 पे, और ये आया 8 पे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा उसको देखेंगे सबसे पहले। तो 19 और 6 हो गया 25, 25 और 8 हो गया 33, 33 और अपना 9 हो गया 42। तो 42 में 4 और 2 को ऐड किया तो आ गया 6। तो मतलब ये बिल्कुल लॉजिक हमारा काम कर रहा है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 6। तो वैसे ही हम ड्रीम को भी लिखेंगे और उसके नंबर्स को काउंट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो डी आता है अपना 4 पे, उसके बाद आर आता है 18 पे, और उसके बाद ई आता है अपना 5 पे, और जो ए है अपना वो आता है 1 पे, एम आता है अपना 13 पे। इन सभी को काउंट करते हैं तो 13 और 5 18, 18 दूनी 36, 36 और 4 40 और 1 41। तो 41 आ गया, और इसमें 4 और 1 हो गया 5, 4 और 1 हो गया 5। तो 5 ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, और इसमें क्या कह रहे हैं तो इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, चिन्हों को खाली चेंज कर दिया है और कुछ नहीं किया है, और हमें बोर्ड मार्क्स के तरीके से इसको सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग। तो देखिए ए का मतलब यहाँ पे प्लस से है, बी का मतलब माइनस से है, सी का मतलब डिवाइड से है, डी का मतलब क्या है गुणा से है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 20 का गुणा, डी का मतलब क्या है गुणा है, तो 20 का गुणा 64 से। उसके बाद सी लगा है, सी का मतलब क्या है डिवाइड से, और यहाँ पे 16 आएगा। और उसके बाद बी लगा है, और बी का मतलब माइनस है, और यहाँ पे 45 है। फिर उसके बाद प्लस, ए का मतलब प्लस है, उसके बाद 25, और सी है, सी के बाद 5 दिया गया है, सी का मतलब क्या है डिवाइड बाई 5। तो बस देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसमें गुणा। तो दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 × 16 चौके 64, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 45 और 25 का करेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 5। तो 20 चौके 80, और 80 और 5 कितना हो जाएगा अपना 85, और 85 में अपना 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 40। तो 40 के इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लुप्त संख्या वाला। आपको ऐसा ही कोई चित्र दिया जाएगा तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा वो आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें कई प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन इसके लॉजिक को हम देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले 19 और 1 और 20, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 19
और 1 अगर हमने जोड़ा तो कितना आया, 20 आया। और उसके बाद अगर हमने देखा 12 और 3 को हमने देखा तो हमारी हवा निकल गई, क्योंकि 12 3 को ऐड करेंगे तो 39 नहीं आएगा। तो मतलब ये वाला लॉजिक हो गया फेल। उसके बाद अगर हमने देखा 19, तो 19 और अगर हमने देखा कि कितना, 1 को स्क्वायर करके देखा तो यहाँ पे वही आएगा 20, यहाँ पे वही आएगा 20। ठीक है। उसके बाद 12 और 3, तो 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 12 और 3 का स्क्वायर कितना आया, 12 और 9 हो गया कितना अपने पास 21। तो ये गलत है, ये वाला भी लॉजिक फेल। ठीक है। और उसके बाद अगर हमने देखा कि 19 प्लस 1 का क्यूब करके देखें तो यहाँ पे तो 20 ही आएगा, लेकिन 12 प्लस 3 का क्यूब होता है 27। तो देखिए हमने करा यहाँ पे और हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमने किया कितना आ गया, 39। ठीक है। उसके बाद ये लॉजिक लग गया तो बस इसमें करेंगे तो 36 प्लस एक्स का क्यूब मान सकते हैं इसको, और उस बराबर में 100, तो 36 इधर चला जाएगा तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 64। अब एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, तो एक्स का मान आ गया 4। ऑप्शन नंबर जो अपना कौन सा है, फर्स्ट वाला राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हेयर लाइन को इन्होंने क्या लिखा है, HAIRLINE। तो हेयर लाइन को इन्होंने लिखा है MJOFIBJ और S। तो देखिए हेयर लाइन को हमने जब देखा कि इसमें इन्होंने ये लिखा है, और हमने इसमें बहुत सारे लॉजिक देखे, लेकिन हमें कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक लगेगा। फिर बाद में हमने जब इसको देखा करके तो हमें एक लॉजिक इसमें समझ में आया, रिवर्स पैटर्न। लेकिन रिवर्स पैटर्न इसमें बहुत ज़्यादा अलग तरीके से लगाया, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न को मिक्स करके इसमें इन्होंने लगा दिया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए एच है यहाँ पे हमारा, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आई। आई कहाँ पे है, इन्होंने आई यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ए यहाँ पे है, तो ए का बी +1 कर दिया। आई के बाद जे आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। आर के बाद एस आना चाहिए। मतलब ये यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है और 5वें नंबर से लेकर चले गए हैं। उसके बाद देखिए एल के बाद एम आ रहा है, और आई के बाद यहाँ पे कितना है, एल के बाद एम है, और उसके बाद यहाँ पे आई जो अपना है, आई के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, तो आई के बाद यहाँ पे इन्होंने जे लिखा है, तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद एन के बाद इन्होंने ओ लिखा है, बिल्कुल सही है। और ई के बाद एफ लिखा है। तो मतलब इसमें इन्होंने क्रॉस पैटर्न लगा दिया है और रिवर्स पैटर्न भी लगा दिया है। तो बस हम देखें कि क्रॉस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो HAIR तक तो सही रहा है, लेकिन यहाँ से एल से स्टार्ट करेंगे, हम एल से स्टार्ट करेंगे तो बस इसमें बनाएंगे, मतलब जो 5वीं संख्या है उससे बनाएंगे। ठीक है। टोटल हमारे पास 8 हैं, तो AHABITUAL हैबिचुअल में निकालना है हमें। तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे। टी के बाद आएगा अपना यू, और यू के बाद आएगा भी, ए के बाद आएगा अपना बी, और एल के बाद आएगा अपना एम। फिर उसके बाद एच के बाद क्या आएगा, आई, ए के बाद बी, और फिर से बी के बाद क्या आएगा, सी, आई के बाद आएगा जे। तो UVBM तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है UVBM, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसका। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, और इसमें सारे के सारे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको अगर दिख जाए तो। हाँ तो ऑप्शंस यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहली स्टेप में ये हुआ है, और पहली स्टेप के बाद इन्होंने क्या किया है कि इनके एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको यहाँ पे पहुँचा दिया, इसको यहाँ पे पहुँचा दिया है। ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, जैसे एक सिंगल चीज़ थी उसके ऊपर डबल चीज़ लगा दी है, यहाँ पे इन्होंने देख सकते हो आप लोग। पहले में स्टेप में इन्होंने क्या किया है, इनके स्थानों को परिवर्तन किया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और दूसरे स्टेप में भी इन्होंने स्थानों को परिवर्तन किया है एंटी क्लॉकवाइज, देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में भी स्थानों को परिवर्तन किया है, फोर्थ स्टेप में भी। तो फिफ्थ जो स्टेप आएगी अपनी, उसमें स्थान परिवर्तन मिलेंगे, और जो अपना त्रिभुज वाला है वो त्रिभुज वाला सबसे ऊपर मिलेगा। पहली बात तो पहली बात त्रिभुज वाला ऊपर मिलेगा। अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो लगभग 2 ऑप्शन हमारे वैसे कट गए, एक तो ऑप्शन नंबर डी चला गया, और एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला चला गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो त्रिभुज है उसके बाद क्या आएगा। तो त्रिभुज है ना, इसके बाद आएगा यहाँ पे हार्ट, जो अपना हार्ट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा हार्ट, और जो अपना इधर ऐसे ये बना हुआ है 3 लाइनों का, ये बना रहेगा। और जो अपना त्रिभुज है ऊपर, तो त्रिभुज में भी 3 लाइनें बन जाएंगी इस बार। ठीक है।
अब त्रिभुज में 3 लाइनें किस में हैं वो देखेंगे हम। तो त्रिभुज में जो 3 लाइनें हैं, खाली ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वो वाला सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज वाला है ना। 3 लाइनें हैं, इधर मैंने बताया था हार्ट आएगा, अपना हार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कुछ इस प्रकार से ये आकृति बन रही है, बिल्कुल सही है, ये वाला सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें सारी की सारी ऑप्शंस अच्छे से दिख रहे हैं आपको, तो इसको भी आप लोग बनाने की कोशिश करिए। चलिए, अब इसको हम देखते हैं सॉल्व करके कि क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने जो किया है, पहले में क्या किया है, जो एक था उसको छोटा था, मतलब छोटा था, उसको बनाया है बड़ा, और उसके अंदर एक ले दिया है बॉक्स। फिर उसके बाद जो बॉक्स बाहर निकाल के, छोटा बॉक्स बाहर निकाल के उसको बड़ा बना के अगले स्टेप में उसमें लगा दिया है सर्किल। उसके बाद जो सर्किल है अपना, सर्किल को अगली स्टेप में क्या करेंगे, बाहर निकाल लिया इन्होंने, तो अगली स्टेप में जो है ना सर्किल बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर एक नई आकृति आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर आया है, इसके यहाँ पे सर्किल आया, तो एक नई आकृति आएगी। तो बस इसमें देखेंगे कि नई आकृति है किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन देखा हमने जैसे, तो नई आकृति हमें देखी केवल ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सारे ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको देखा कि इसमें और इसमें क्या कर रहे हैं। पहले दूसरे में इसमें पेयर बना के आप लोग इसको सॉल्व करें तो अच्छे से पेयर बना के इसमें अच्छे से होगा। इसमें क्योंकि दिख ही रहा है पेयर के तौर पर ही हो रहा है यहाँ पे। तो पेयर जैसे हमने देखा कि ये हमारा था और ये हमारा था, इसको हमने क्या किया है, ये हमारा जो अपना परसेंटेज है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज बोल सकते हो, हाँ क्लॉकवाइज बोल सकते हो। तो क्लॉकवाइज एक स्टेप ये डाउन गया है और एक स्टेप ये इधर आया है, एक स्टेप डाउन गया, एक स्टेप इधर आया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, तो उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, ये एक स्टेप इधर गया है और ये एक स्टेप इधर गया है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्लॉकवाइज घुमा है, आप लोग देख सकते हो। तो अगली स्टेप में क्या होगा, तो जो हमारा एट द रेट है वो हमारा कॉर्नर पे आएगा और जो हमारा स्टार है वो हमारा सेंटर पे आएगा। तो बस इसको देखेंगे कि हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा वैसे चला गया, सेकंड भी चला गया, तो थर्ड ऑप्शन दिखा, जैसे हमें थर्ड ऑप्शन दिखा कॉर्नर पे आ रहा है कि नहीं हमारा एट द रेट, और स्टार सेंटर पे आ रहा है, तो बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे सारे को पहले दिखा देता हूँ आपको, हाँ फिर अगले इसमें ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे सामने कुछ अलग प्रकार का इक्वेशन बन के तैयार होगा। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जो अपना प्लस और माइनस है और जो अपना जो क्या है डिवाइड और गुणा है, इनमें इन्होंने क्या किया है, जो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ हुई है, क्या चीज़ हुई है उसको देखेंगे। तो जो अपना गुणा था वो ऊपर पहुंच गया है और जो अपना डिवाइड था वो ऊपर पहुंच गया है। तो मतलब पहले तो इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, इन दोनों ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो अपना गुणा इधर था वो इधर आ गया है। तो मतलब जो इन्होंने अब इस बार इससे पोजीशन चेंज कर ली है इससे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली स्टेप में इन्होंने क्या किया है, तो अगली स्टेप में इन्होंने फिर से अपनी पोजीशन जो है ना ऊपर नीचे चेंज कर ली है, ऊपर नीचे पोजीशन को चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगली स्टेप में है ना, जैसे इन्होंने ऊपर नीचे पोजीशन को चेंज किया है आपस में, तो अगली स्टेप में फिर से इस प्रकार से पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएगा प्लस अपने पास और यहाँ पे बचेगा माइनस, और जो गुणा इस साइड आएगा और यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो ये हमारा बन के तैयार होगा, जो कि फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट आकृति के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल से फर्स्ट आकृति के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इसको कि ऑप्शन किस में दिख रहा है हमें। तो फर्स्ट आकृति के जैसा जैसे ही हमें दिखे तो बस उसको टिक मार देंगे और हमारा निकल जाएगा आंसर। तो हमने देखा फर्स्ट आकृति के जैसा कि गुणा हमारा किधर है और डिवाइड इधर है और माइनस इधर प्लस इधर, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, और ऑप्शन हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं लगभग, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो ही गए हमारे। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें हमें क्या नज़र आता है, तो देखिए हमें इसमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड और जो अपना फिफ्थ आएगा। तो देखिए, पहला हमने देखा और दूसरा देखा, दूसरी और चौथा देखा हमने। दूसरे में इस प्रकार से मुँह है इसका और चौथे में भी इस प्रकार से मुँह है इसका, ठीक है। और इस प्रकार से नीचे वाला है तो इस प्रकार से ही नीचे वाला है। तो मतलब दूसरा चौथा, तो मतलब ये हमारा इवन नंबर चल रहा है एक जैसा। उसके बाद अगर हम ऑड वाला देखें, यानी कि पहला तीसरा पांचवा, तो पहले में कुछ इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, और तीसरे में भी कुछ इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, और जो हमारा पांचवा आएगा उसमें भी इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हो गया।
उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लॉजिक अब लगाएंगे। तो हमारा ये तो चीज़ बिल्कुल राइट हो गई कि हमारी इस प्रकार से बनेगी आकृति और इस प्रकार से। इससे भी हमारे कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। हम उसको भी दिखा देते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन जो है ना एलिमिनेट हो गए। तो देखिए, एक तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एलिमिनेट हो गया, और क्योंकि इसमें इस प्रकार से है, और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी और ए जो अपना है बचा है। बचा ही क्या है इसमें भी देखिए आप लोग, इसमें भी देखिए ऑप्शन जो बी है अपना, ये भी हमने क्या बताया था, इस प्रकार से अपनी बननी चाहिए, और इसमें जो अपना क्या बना रहे हैं कुछ इसी प्रकार से अलग ही बना दिया है इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब हमारा केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा है। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा है। फर्स्ट जैसे हुआ है हमारा, फर्स्ट में क्या था, इस प्रकार से आकृति थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड में भी इस प्रकार से आकृति है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अपना फिफ्थ आएगा उसमें भी इस प्रकार से आकृति होनी चाहिए। तो बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है खाली, तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे दिखा देता हूँ मैं ऑप्शन आपको, और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, @ और इन दोनों के स्थान को आपस में चेंज किया है। @ और परसेंटेज को स्थान को आपस में चेंज किया है पहले स्टेप में। फिर दूसरी स्टेप में इन्होंने क्या किया है, तो दूसरी स्टेप में इन्होंने इन दोनों के स्थानों को आपस में चेंज किया है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, फिर से इन दोनों के स्थानों को आपस में चेंज किया है। तो मतलब पहले क्या कर रहे हैं, इसके स्थानों को आपस में चेंज, फिर दूसरे स्टेप में इसके स्थानों को, फिर इसके स्थानों को फिर से किया है। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, इसके स्थानों को चेंज करेंगे। ठीक है, अगली स्टेप में यानी कि जो अपना डॉलर है वो आएगा नीचे, और अपना एंड का ऊपर आएगा, और अपना @ जैसा का तैसा ही रहेगा, और परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। तो बस अब जी देखें कि किस ऑप्शन में मिल रहा है ऐसे। तो बस देखते हैं ऑप्शन और अपना एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट ऑप्शन उठाया, तो @ हमें मिलना चाहिए ऊपर कॉर्नर पे, जो कि नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया गलत हमारा। ठीक है, फर्स्ट वाला। उसके बाद हमने उठाया अगर अपना सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में हमने जैसे देखा कि @ हमें मिलना चाहिए कॉर्नर पे, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे एंड, तो बिल्कुल सही है। मतलब ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना है ना सेकंड वाला, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हो चुके हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे। की उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।